हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ शिक्षा एकेडमी बाय प्रिया पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लॉरेंस कॉलबर्ग। आज हम बात करेंगे लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो लॉरेंस कॉलबर्ग अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने जिस थ्योरी का प्रतिपादन किया वो थी नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास जो नैतिकता होती है वो जन्मजात है या अर्जित है। यहाँ से यहाँ से जब आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ था वहां पे पूछा गया था कि नैतिकता कैसी होती है, अर्जित है या जन्मजात है। तो बता दूं आपको, नैतिकता हमारे पास अर्जित है। नैतिकता जन्मजात नहीं होती। नैतिकता कैसी होती है? अर्जित होती है। आप उसको एनवायरमेंट के साथ एनवायरमेंट से और दूसरों के बिहेवियर को देखकर आप नैतिकता का अर्जन करते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हुई नैतिकता की। अब कॉलबर्ग ने अपनी थ्योरी को समझाते हुए उन्होंने बताया कि उनकी थ्योरी में दो टर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दो टर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो दो टर्म्स कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास मॉरल डिलेमा, मॉरल डिलेमा, एंड सेकंड है हमारे पास मॉरल रीजनिंग। सेकंड कौन सी है? मॉरल रीजनिंग। अब मॉरल डिलेमा क्या होता है? डिलेमा हमारे पास होता है दुविधा, यानी कि दुविधा, और रीजनिंग हमारे पास तर्कना। रीजनिंग हमारे पास तर्कना। अब दुविधा, डिलेमा कौन सी स्टेज होती है? डिलेमा किसे कहते हैं? तो डिलेमा ऐसी कंडीशन है जहां पर आप दो स्थितियों में एक को चुनने के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग में थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं एक को चुनूं या दूसरे को चुनूं। आप दो सिचुएशन में आपको किसी एक को चुनना पड़े तो वो क्या है? आपकी डिलेमा, यानी कि आपकी असमंजस की स्थिति है कि मैं, इंपॉर्टेंट दोनों हैं आपके पास लेकिन आपको किसी एक को चुनना पड़े तो वो क्या है? उसमें जो आप में दुविधा आती है वो क्या है? डिलेमा। यानी कि डिलेमा में आप क्या करते हो? थिंकिंग करते हो। क्या करोगे? थिंकिंग, यानी कि चिंतन करोगे। ठीक है, लेकिन रीजनिंग क्या होती है? तब जब आप दो सिचुएशन को सोचते हो कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है और उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंच जाते हो, आप उनमें से एक को चुन लेते हो, वो क्या है? आपके पास रीजनिंग है। तो रीजनिंग में क्या आएगा? आप किसी एक को चुनना, किसी भी एक को चुन लो। मान लो, वैसे होता नहीं है, एक ही डेट को आपको एच टेट का भी एग्जाम है और एक ही डेट को आपका सी टेट का एग्जाम है। आपने दोनों फिल करे हैं और वो दोनों के दोनों एग्जाम एक ही डेट को आ गई। तो अब आप क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों के दोनों है, लेकिन आपको किसी एक को चुनना है और उसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो चुनना है। तो ये जो सिचुएशन है, आपको जब इन दोनों में से एक को चुनना पड़े तो उसमें आपके दिमाग में जो युद्ध चलता है अपने आप से ही, वो क्या है? दुविधा है। लेकिन जब आप फिर सोचते हो और सोच के देखते हो कि सी टेट, अगर मैं सी टेट दूंगी तो मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस है मैं एग्जाम देने की, कि मैं केवीएस दे सकती हूँ, मैं डी ट्रिपल एस भी दे सकती हूँ, एनवीएस दे सकती हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर मैंने एच टेट दिया तो क्या हुआ? सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं सिर्फ स्टेट के ही एग्जाम दे पाऊंगी। और अगर मैंने सी टेट दिया तो मैं सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं मैं वो सारे दे सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने एक को चुन लिया, आपने सी टेट को चुन लिया, और जब आपने किसी एक को चुन लिया तो वो आपकी क्या कहलाती है? मॉरल रीजनिंग, यानी कि तर्कना कहलाती है। ठीक है, ये एक बात हुई। सेकंड, अब इसके आधार पर उन्होंने क्या किया? अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया और उन्होंने डिलेमा पर एक स्टोरी बताई। और वो स्टोरी के मुख्य पात्र कौन है? हिंज। हिंज डिलेमा। अब इन्होंने अपनी हिंज नामक हिंज नामक व्यक्ति की एक स्टोरी बताई और उनके अनुसार वो अपनी अपनी थ्योरी को समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये आपके बार वहां पे पूछा जाता है एग्जाम में। और इसकी थ्योरी है कि हिंज नामक का एक व्यक्ति है, उसकी वाइफ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर उसको दवाई लाने के लिए बोलता है हिंज को। अब हिंज हिंज जाता है मेडिकल स्टोर पे और वहां से दवाई शॉपकीपर से मांगता है दवाई के लिए। अब उसके पास उतने रुपए हैं नहीं जितने की शॉपकीपर ने मांगे हैं। तो हिंज क्या बोलता है कि आप इतने रुपए ले लो और मुझे दवाई दे दो। शॉपकीपर उसे मना कर देता है। अब उसके पास क्या सिचुएशन आ गया कि मुझे अपनी वाइफ को बचाना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं है। तो अब क्या करता है हिंज?
उस शॉप पे जाके, मेडिकल स्टोर पे जाके रात को जाके चोरी करता है। जब सब चले जाते हैं घर पे तो वो क्या कर देता है, चोरी कर लेता है। अब वो क्या है, अब वो वहां पे दुविधा में आ गया, दो सिचुएशन में आ गया। अगर मैं चोरी करूंगा तो वो गलत काम है, और अगर मैंने चोरी नहीं करी तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो वो वहां पर क्या है, वो जब दो सिचुएशन में फंस गया तो वो क्या है, आपके पास डिलेमा है। और जब उसने एक को चुन लिया कि मेरे को दवाई चाहिए, क्योंकि अगर मैंने दवाई नहीं ली तो मेरी वाइफ मर जाएगी, तो वो क्या है, आपके पास रीजनिंग आ गई। तो उन्होंने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए, इन दोनों टर्म्स को समझाने के लिए उन्होंने हिंज नामक स्टोरी का प्रयोग किया था। ठीक है। अब उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी थ्योरी में उन्होंने दो तो सॉरी थ्री तो लेवल दिए हैं, और उसके हर एक लेवल के दो दो स्टेजेस बताए हैं, यानी कि टोटल 6 स्टेजेस बताए हैं। 3 क्या है हमारे पास, स्तर, और 6 उसके क्या है, अवस्थाएं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा कैसे कैसे अपने अलग अलग स्टेजेस में कैसे कैसे नैतिकता दिखाता है, कैसे कैसे बिहेव करेगा, मोरलिटी शो करेगा, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या, कितने 3 तो क्या दिए, लेवल एंड 6 स्टेजेस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेवल के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्या है हमारे पास, प्री कन्वेंशनल, यानी कि पूर्व परंपरागत, परंपरागत स्टेज, सॉरी लेवल। तो पूर्व परंपरागत लेवल। अब ये इसमें आपके पास टाइम पीरियड कितना आता है, 4 से लेके 10 वर्ष। क्या आएगा, 4 से 10 वर्ष। अब इस स्टेज में, इस उम्र में बच्चे के पास कोई भी नैतिकता नहीं होती। वहां पे बच्चे के पास मोरलिटी जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपके पास नैतिकता क्या होगी, नहीं होगी। नैतिकता आपके पास यहाँ पे होती ही नहीं है। ठीक है, इस स्टेज में। अब इसमें क्या है, दो स्टेज, इसके क्या है, दो स्टेजेस हैं। इस लेवल के क्या है, दो स्टेजेस है। फर्स्ट जो हमारे पास स्टेज है वो क्या है, सॉरी, आज्ञा व दंड। फर्स्ट क्या है, आज्ञा व दंड। अब यहाँ पे क्या करता है बच्चा, बच्चा जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, किसी आज्ञा का पालन करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दंड या डांट से बचने के लिए करता है। क्योंकि उसमें क्या है, नहीं है, नैतिकता तो है ही नहीं, उसको ये नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो भी काम करेगा वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ दंड से बचने के लिए करेगा। अगर मान लो किसी बच्चे को उसकी मम्मी ने बोल दिया कि तुम्हें जाके ये काम करना है, और उस बच्चे ने नहीं किया, तो उसको पता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या होगा, उसको उसके घर वालों से डांट लगेगी। तो उसके डांट के डर से वो क्या करता है, उस आज्ञा का पालन करता है। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, आज्ञा का पालन किससे करेगा, केवल और केवल डांट के डर से करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होती, कोई भी नैतिकता नहीं होती। सेकंड कौन सी है हमारे पास, यांत्रिक, यांत्रिक सापेक्षता की अवस्था, यांत्रिक सापेक्षता की अवस्था। अब इसमें बच्चा क्या करेगा कि जैसा आपने एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ व्यवहार करा, तो बच्चा उसी के अकॉर्डिंग दूसरे बच्चे के साथ भी व्यवहार करेगा। ठीक है, मान लो कि जैसा आपने बच्चे के साथ व्यवहार करा, कि आपने किसी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पिटाई कर दी, थप्पड़ मार दिया, तो वो बच्चा क्या करेगा कि जब वो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक वो उसको एक थप्पड़ जाके मार ना आए। यानी कि वो क्या कर रहा है, उसने जिस बच्चे ने जैसा व्यवहार करा उसको वैसा का वैसा रिप्लाई दे रहे हैं। मान लो कि आज बच्चा क्या नहीं लेके आया, पेंसिल नहीं लेके आया, तो क्या कर दिया, मैंने उसको एक पेंसिल दे दी, तो वो अगले दिन मैं नहीं लेके आऊंगी तो तब क्या करेगा, वो मुझे दे देगा। यानी कि मैंने उसके साथ अच्छा करा तो वो क्या कर रहा है, मेरे साथ भी अच्छा कर रहा है। और मान लो मैंने उसकी पेंसिल तोड़ दी, तो वो क्या सोचेगा कि कुछ भी हो जाए मुझे इसकी पेंसिल तोड़नी ही तोड़नी है। तो ये क्या है, उसने कैसे बिहेव करा, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा जवाब दिया, जैसे को तैसा जवाब दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, सेकंड स्टेज होती है। अब हम बात करेंगे सेकंड लेवल की, किसकी बात करेंगे, जो कि हमारे पास है कन्वेंशनल लेवल, यानी कि परम परागत
स्तर। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक होता है हमारे पास? 10 से लेकर 13 वर्ष तक। कहां से कहां तक होगा? 10 से लेकर 13 वर्ष तक। अब इस स्टेज, इस लेवल पे हमारे पास क्या होगा? हमारे बच्चे का जो नैतिकता होती है ना, वो कहां पर डिपेंड करेगी? जो हमारी नैतिकता होगी ना, वो किस पर निर्भर करेगी? निर्भर करेगी समाज पर। इस लेवल पर हम जो भी काम करेंगे, इस स्तर पर हम, बच्चा जो भी काम करेगा वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ समाज से प्रशंसा पाने के लिए करेगा और उसके सामने अच्छा बनने के लिए करेगा। तो इसमें थर्ड स्टेज जो हमारे पास वो क्या है? गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। क्या है? गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। यानी कि ये कौन सी अवस्था है? प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था। अब इस स्टेज में बच्चा जो भी काम करेगा वो क्या करेगा? समाज के को नजर में रखते हुए करेगा कि अगर मैंने ये अच्छा काम किया तो मुझे क्या मिलेगा? प्रशंसा मिलेगी, मुझे शाबाशी मिलेगी। तो वो उसने क्या किया? दुनिया की नजरों में दिखाने के लिए अपने आप को नैतिकता, अपने आप की नैतिकता शो करी। तो वो क्या होती है हमारे पास? थर्ड स्टेज होती है गुड बॉय और गुड गर्ल की। ठीक है, फोर्थ जो स्टेज है हमारे पास वो है नियम व कानून। नियम व कानून की अवस्था। कौन सी अवस्था? नियम व कानून की, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज। ठीक है, स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब इसमें क्या करेगा कि जो कानून, जो नियम व कानून जो समाज द्वारा बनाए गए हैं, उसमें क्या करेगा बच्चा? हर हाल में उसे फॉलो करता है, हर हाल में उसको मानना। वो बच्चा क्या करेगा कि इसको मानना मेरा परम कर्तव्य है। तो बच्चा क्या करेगा? समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए वो हर नियम व कानून अपनाएगा और उसका पालन करेगा, क्योंकि उसको समाज के सामने अच्छा दिखना है। तो ये कौन सी स्टेज है हमारे पास? फोर्थ है। और इसमें बच्चा क्या करता है कि रूल्स आर रूल्स। नियम तो नियम है और हमें उसको मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्टेज हुई? फोर्थ स्टेज हुई। अब हम बात करते हैं थर्ड थर्ड लेवल की, जो कि हमारे पास है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत। अब ये कहां से कहां तक की वर्ष में आता है? 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। ठीक है, और आपकी नैतिकता किस पे निर्भर करेगी? नैतिकता आप पे किस पर निर्भर करेगी? स्वयं पर। किस पर निर्भर करेगी? नैतिकता आपकी स्वयं पर निर्भर करेगी। ठीक है, इसके भी दो लेवल, दो स्टेजेस हैं। अब वो दो स्टेजेस कौन कौन से हैं आपके? यानी फिफ्थ है आपके पास सामाजिक समझौते की अवस्था। अब इसमें क्या करते हैं? आप समाज के साथ समझौता करते हैं। आप समाज के साथ समझौता क्या करोगी? माना कि समाज, इसमें क्या होगी? आपकी मोरलिटी खुद के द्वारा, खुद के ऊपर डिपेंड करती है, स्वयं के ऊपर डिपेंड करती है। अब क्या करेंगे कि समाज के द्वारा कुछ नियम व कानून बनाए हुए हैं। इससे पहले स्टेज में हमने बात करी थी, कुछ नियम व कानून बनाए हैं, लेकिन वहां पे क्या करता है बच्चा? हर हाल में उसको अपनाता है और उसको पालन करता है। लेकिन इस स्टेज में आके आप क्या करते हैं कि जब तक आप नियम व कानून को तब तक फॉलो करेंगे जब तक वो आपको हार्म नहीं कर रहे, यानी कि नुकसान नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि ये नियम मेरे मेरे को नुकसान पहुंचा रहा है या मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या करोगे? आप उसको अपने हित के लिए, अपने हित के लिए क्या कर दोगे? उसको बदल दोगे। यानी कि अपने आप को सही, अपने आप के लिए उस क्या कर लोगे? आप उस रूल को ब्रेक कर दोगे। क्या कर लोगे? रूल को ब्रेक कर दोगे। अब इसका एक एग्जांपल देखो कि रूल्स, हमारे पास ट्रैफिक रूल्स हैं और हम रेड लाइट है, वहां पे हम खड़े हैं, लेकिन आपने देखा कि तभी एक वो एक्सीडेंट हो गया। तो आपने क्या किया? आपको उस व्यक्ति को बचाने के लिए आप दौड़ के गए, तो क्या किया आपने? रूल ब्रेक कर दिया। वो रूल ब्रेक कब हुआ? जब आपने देखा कि वो किसी को हार्म किया, किसी को नुकसान पहुंचाया, तब आपने क्या किया? उसको रूल ब्रेक कर दिया। और जब तक आप खड़े थे, जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, तब तक आप खड़े थे, लेकिन आपने क्या कर दिया? अपने आप को, उस व्यक्ति को बचाने के लिए क्या किया आपने? उस रूल को ब्रेक कर दिया। तो वो क्या होता है आपके पास? सामाजिक समझौते की अवस्था। ठीक है, लास्ट हमारे पास है सार्वभौमिक भौमिक नैतिकता की अवस्था।
सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल एथिकल स्टेज। अब यूनिवर्सल एथिकल नैतिकता की अवस्था क्या होती है? अब यहाँ पे क्या करोगे? देखो, इन दोनों स्टेजेस में क्या है, नैतिकता किस पर निर्भर करती है? स्वयं पर। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने लिए, अपने फायदे के लिए आप क्या कर देते हो, या अपने फायदे के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर उस नियम को बदल दोगे। अगले वाले में क्या करोगे, आप अपने को रिस्क में पहुंचा दोगे, लेकिन आप क्या करोगे, दूसरों की मदद करोगे। दूसरों के हित के लिए आप दूसरों की हेल्प सबसे ऊपर रखोगे, दूसरों को सोचकर दूसरों को आप बहुत ज्यादा महत्व दोगे, यानी कि दूसरों को आप क्या करोगे, इतना इंपॉर्टेंस दोगे और उनकी मदद के लिए इतना तत्पर रहोगे कि चाहे आप अपनी ही जान क्यों ना गंवा दो। यानी कि अपनी लाइफ को रिस्क में रखते हुए आप क्या करोगे, दूसरों की हेल्प करोगे। वो क्या है हमारे पास, सार्वभौमिक भौमिक नैतिकता। ठीक है, ये हमारे पास कोलबर्ग की थ्योरी थी और इसके स्टेजेस और लेवल थे जहां से आपके पास क्वेश्चन पूछता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नैतिक विकास की जो आलोचना थी वो किसने की? आलोचना, क्योंकि हर एक थ्योरी की अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होते हैं, तो इसकी थ्योरी की आलोचना हुई थी और वो किसने की थी? कैरोल कैरोल गिलिगन कैरोल गिलिगन ने। अब कैरोल गिलिगन ने इनकी थ्योरी की आलोचना क्यों करी? क्योंकि कैरोल गिलिगन ने बोला है कि इनकी जो मॉरल थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की ओर अधिक बल देती है, उन्होंने महिलाओं को बिल्कुल भी बल नहीं दिया। यानी कि इनकी थ्योरी क्या समझाती है आपके पास, किस पे बेस्ड है? जेंडर बायस्ड है। कैसी है? जेंडर बायस्ड है। और जेंडर वाइज क्या है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को अधिक महत्व दिया है एज कंपेयर टू वुमेन्स। उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ बात नहीं की और उसके बारे में नहीं बताया। तो कैरोल गिलिगन ने इसकी आलोचना की, इसकी क्रिटिसाइज किया और उनको बताया कि उनकी थ्योरी कैसी है, जेंडर बायस। ये तो पहली बात हुई। सेकंड बात, उन्होंने कल्चर को भी, कल्चर के बारे में भी कोई बात नहीं की और उन्होंने कल्चर को भी इम्पोर्टेंट नहीं माना। तो वो एक दूसरी बात हुई जो उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, ये आज की थ्योरी थी जो कि हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।